गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो पीछे हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले ये ध्यान रखना है रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य आधार यही है कि किसी भी पदार्थ में केमिकल चेंज होना, यानी किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। या फिर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने से, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने से यह पदार्थ पूर्ण रूप से संगठन एवं गुणों में इस मूल पदार्थ से बिल्कुल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इस मूल पदार्थ से बिल्कुल ही क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया है क्या कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। या फिर कोई पदार्थ है उनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होने से वह मूल पदार्थ से बिल्कुल ही क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। यानी उनका संगठन एवं गुणों में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले क्या बनते हैं, सबसे पहले क्या भाग लेते हैं, रिएक्टेंट। क्या भाग लेते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, या फिर हम बोल सकते हैं क्रियाकारक। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से क्या बनता है, उत्पाद, यानी क्या किसका निर्माण होता है, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारकों एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है या फिर बराबर रहता है। ठीक है। तो कोई उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, मैग्नीशियम के फीते का जब क्या करवाते हैं, दहन करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बन जाता है। अब यहां पर ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस रिएक्टेंट का कुल मास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट के मास के बराबर। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। और यहाँ पे भी मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। तो कहने का मतलब अभिकारकों का जितना मास होगा, जितना द्रव्यमान होगा, उतना ही क्या होगा, उत्पादों का द्रव्यमान। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है या नियत रहता है या फिर बराबर रहता है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अनेक प्रकार के बंध टूटते हैं, अनेक प्रकार के नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है। तो अभिक्रियाओं की प्रकृति एवं वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। और रासायनिक अभिक्रिया मतलब बंध टूटते हैं। ठीक है। नए बंधों का निर्माण होता है। विभिन्न सारे बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। कौन कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया,
या फिर इसको बोलते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या फिर संयुग्मन अभिक्रिया। दूसरी है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा है वियोजन। पांचवा है मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। छठा है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया, कई नाम है इसके। विस्थापन अभिक्रिया यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेसमेंट होना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होना। वियोजन का मतलब टूटना। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, मंद मतलब कितनी गति से हो रही है, तीव्र मतलब कितनी फास्ट हो रही है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में होती है और अनुत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में होती है। इन सभी अभिक्रियाओं का हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं की प्रकृति कैसी है, इन अभिक्रियाओं का वेग क्या है एवं संयोग के आधार पर ये अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे एक नंबर पर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एडिक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है, संयोजन, संयोजन का मतलब ये क्या, एडिशन, एडिशन का मतलब क्या है, जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है, जोड़ना। ठीक है, यानी दो अभिकारक आपस में मिलकर एक पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है, जोड़ना है। इन अभिक्रियाओं के कई नाम है, संयुग्मन अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं और योगशील अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया है क्या। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जुड़ता है, यानी जोड़ना इसका मतलब है। तो इसके कई नाम है, संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और योगशील अभिक्रिया। अब सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सीधा सा ध्यान रखना है, संयोजन का मतलब जुड़ना। अभिकारक कितने ही हो सकते हैं, आपस में जुड़कर हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे, तीर के उस साइड की ओर, दाहिने साइड की ओर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, कोयले का दहन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो अभी मैंने बताया कि दो या दो से अधिक अभिकारक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दोनों मिलकर एकल उत्पाद यानी एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। यानी CO2 एक ही बनाए हैं, तीर के दाहिनी साइड की ओर हमेशा एक ही उत्पाद बनेगा, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। वो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। सीधा सा ध्यान रखना है, मुख्य विशेषता क्या है, एक ही प्रोडक्ट ही बनेगा।
वो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा ले लेते हैं, मैग्नीशियम के फीते का दहन करवाते हैं तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण। अब यहाँ पर भी ये दो अभिकारक है और क्या बन रहा है? एकल उत्पाद बन रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। और भी उदाहरण ले लेते हैं, इसको मैं मिटो देता हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तीसरा है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो एथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे, वो भी निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर। जब एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। यानी दो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट कितने हैं? दो हैं, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। तो कहने का मतलब कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन, यानी एकल प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो हमेशा कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। और भी उदाहरण लेते हैं, चूने का जब जलीय विलयन बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, जब इसका क्या करवाते हैं? जलीय विलयन बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? दो रिएक्टेंट और बन क्या रहा है? एक ही बन रहा है, यानी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक हमारे दैनिक जीवन में भी काम में आता है, जैसे शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनाना। साग सब्जियों का कंपोस्ट बनाना भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया ही है। जैसे साग सब्जियों का कंपोस्ट मतलब जैसे हम घरों में क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं तो टमाटर आलू प्याज मतलब बहुत सारे क्या करते हैं पदार्थ उनमें डालते हैं, और लास्ट में क्या बनता है? एक ही बनता है, यानी कंपोस्ट, यानी जो सब्जी बनती है वो एक ही बनती है। वो क्या हो जाएगा? एकल प्रोडक्ट। जो हमने सब्जी बनाने के लिए जो सामान सामग्री डाला है वो सारे क्या है? रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक है। तो क्या बन जाएगा? कंपोस्ट, यानी सारे रिएक्टेंट, और लास्ट में क्या बनेगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट भाग लेते हैं और लास्ट में एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो 2 नंबर पे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो नाम से स्पष्ट है, विस्थापन का मतलब स्थान से हटना या फिर हटाना। रिप्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी एक स्थान से हटा देना ही क्या है? विस्थापन। अब विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु समूह को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है या हटा देता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये कोई 2 पात्र ले लिए मैंने, यानी मान लो कोनिकल फ्लास्क ले लिए, ठीक है।
अब इसमें क्या भर दिया हमने, क्या भर दिया है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर ऊपर क्या डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, जिंक के टुकड़े। ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कैसा रंग है, नीला रंग। कैसा रंग है, नीला, यानी ये सारा सारा क्या है, ब्लू रंग है। अब इस कॉपर सल्फेट का ये नीला रंग है, जैसे इसके अंदर क्या डालेंगे हम, जिंक डालेंगे। ठीक है, तो जिंक क्या हो जाएगा, इस विलयन के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यानी जैसे हम इसको क्या करेंगे, जिंक डालेंगे, तो जिंक डालने के बाद कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे इस कॉपर सल्फेट की विलयन में हमने क्या डाला, जिंक के टुकड़े डाले, तो ये जिंक क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग को क्या कर देता है, गायब कर देता है। यानी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, और खुद आके क्या हो जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसको हम अभिक्रिया से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटो देता हूं। यानी कॉपर सल्फेट, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, जिसका रंग कैसा है, नीला रंग। जैसे इसके अंदर क्या डालेंगे, जिंक, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जिंक सल्फेट जो नीला रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यानी ये जिंक क्या कर देता है, कॉपर को हटा देता है और खुद आकर जुड़ जाता है। यानी एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है। यहाँ पर कॉपर का नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। या फिर एक और भी तरीका है, इसको आसान सा तरीका है, समझ सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है या हटा देता है। वो भी कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। आम सी बात है, हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो हमेशा पावरफुल ही रहता है, और जो कम पावरफुल होता है वो क्या होता है, कम। तो ज्यादा पावरफुल वाला क्या करता है, कम पावरफुल वाले व्यक्ति को क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है। वैसे ही जो अमीर लोग हैं या फिर गरीब हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, पावरफुल होते हैं, गरीबों को ज्यादातर क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। वही इस अभिक्रिया में सेम टू सेम अधिक पावर वाला कम पावर वाले को क्या कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, उसी क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील तत्वों को समझाने के लिए धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई, जिसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या है, अधिक क्रियाशील धातुओं एवं कम क्रियाशील धातुओं को दर्शाने के लिए एक श्रेणी बनाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। या फिर धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में दर्शाया गया, उन्हें क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। कहने का मतलब अधिक क्रियाशीलता वाली धातुओं एवं कम क्रियाशीलता वाली धातुओं को दर्शाने के लिए एक श्रेणी बनाई गई, जिसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब ये है क्या,
ठीक है, ये क्या है, सक्रियता श्रेणी। एक हाइड्रोजन और रह गया, ठीक है। तो ये क्या, धातुओं की क्रियाशीलता को दर्शाने के लिए एक श्रेणी बनाएंगे जिसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब इसकी ट्रिक बना सकते हो कई प्रकार की है। कान्हा के मग में जाने फिर पड़ा है कॉपर मरकरी आगे आऊं। कान्हा के मग में जाने फिर पड़ा है कॉपर मरकरी आगे आऊं। या फिर और भी बोल सकते हैं, काका नाना काकी मांगे जान फेविकोल पब्लिक है। काका नाना काकी मांगे जान फेविकोल पब्लिक है। कल है आगे आऊं। कल है आगे आऊं। या फिर कान्हा के मग में जाने फिर पड़ा है कॉपर मरकरी आगे आऊं। या काका नानी काकी मांगे जान फेविकोल पब्लिक है, कल है आगे आऊं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक है, कैसे भी हम याद कर सकते हैं इनको। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, धातुओं की इस सक्रियता श्रेणी को किसके आधार पर रखा गया, अवरोही के आधार पर, यानी क्रियाशीलता का घटता क्रम। ठीक है, तो अब इनका नाम क्या है, पोटेशियम। क्या नाम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी या फिर पारा भी बोल सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये क्या है, सक्रियता श्रेणी है। अब इसमें ध्यान ये रखना है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम है। सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, गोल्ड। यानी सबसे अधिक क्रियाशील तो कौन सा है, पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन है, सोना। ठीक है, तो ये क्या है, एक बात और ध्यान रखना है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले से ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। और हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या होते हैं, कम क्रियाशील। तो ध्यान ये रखना है, इनका क्रम ही क्या है, इनकी क्रियाशीलता है। कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है या तत्व कौन सा है, तो पोटेशियम। सबसे कम कौन सा है, सोना। कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो पहले में दे देते हैं सोडियम, दूसरे में दे देते हैं कैल्शियम, तीसरे में दे देते हैं मैग्नीशियम, और चौथे में दे देते हैं इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि सबसे अधिक क्रियाशील तो कौन सा है, पोटेशियम है, लेकिन पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है। तो ज्यादातर क्या करते हैं हम, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगा देते हैं, जो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। अब पोटेशियम नहीं दिया हुआ तो अन्य धातुएं भी दी हुई है, इन धातुओं का क्रम देख लेते हैं। पोटेशियम के बाद में कौन सी आती है, सोडियम। तो सोडियम यहाँ पर क्या है, पोटेशियम से कम क्रियाशील है, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कौन सी होगी, सोडियम। तो ठीक है, तो ये क्रम ही याद रखना है। सबसे अधिक कौन सी है, पोटेशियम। सबसे कम कौन सी है,
गोल्ड, और इनके क्रम के आधार पर हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में हमने समझ लिया अभी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद में 2-3 उदाहरण हम और ले लेते हैं। ठीक है, 2-3 उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे पहले अभी हमने पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट में जैसे हमने जिंक डाला तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्यों? कॉपर को क्या कर देता है? जिंक क्या कर देता है? हटा देता है। जिंक यानी कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। या फिर और भी ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो इसमें क्या होगा? आयरन क्या कर देगा? कॉपर सल्फेट को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस कॉपर यानी आयरन सल्फेट। या फिर कॉपर सल्फेट प्लस लेड ले लेते हैं, तो लेड भी क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, क्या बन जाएगा? लेड सल्फेट प्लस कॉपर। लेकिन ध्यान ये रखना है, कॉपर लेड को विस्थापित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील है, तो लेड को कैसे हटा देगा? नहीं हटाएगा। यानी कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को कभी भी विस्थापित नहीं कर सकता। अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया है, संयोजन अभिक्रिया हो गया है। अब एक छोटी सी अभिक्रिया और कर लेते हैं 3 नंबर पे। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? छोटा सा है, एक ही बात ध्यान में रखनी है। इनमें क्या होता है? अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक है और बेरियम सल्फेट है। अब इन दोनों के मध्य अभिक्रिया करवाएंगे। ये दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट है। दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखना, बनेगा क्या? देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट ये बनेगा कैसे? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम में कितना आवेश होता है? 2 प्लस। सल्फेट में कितना होता है? 2 माइनस। सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर -1। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? ऐसे क्रिया कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, बेरियम किसके साथ क्रिया करेगा? Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा? BaCl। अब यहाँ पर 2 प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस आवेश, दोनों बराबर है नहीं, तो ये 2 प्लस कहाँ जाएगा? इसके कदमों में, और ये -1 कहाँ आ जाएगा? इसके कदमों में। तो -1 या +1 हम दर्शाते नहीं है, क्या बनेगा? BaCl2 प्लस। अब यहाँ पर देखो, सोडियम पर प्लस चार्ज है और सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज है। ये भी दोनों बराबर नहीं। यदि यहाँ पे 2 प्लस होता दोनों कैंसिल हो जाते। तो यहाँ पर क्या है? +1 है, यहाँ पर 2 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और ये +1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अभिकारकों के मध्य क्या हो रहा है? आदान प्रदान। तो ये जो सल्फेट है वो क्या कर देता है? क्लोरीन को विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है, खुद जुड़ जाता है। और अब ये क्लोरीन क्या कर देता है? सल्फेट को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब कि सल्फेट क्लोरीन को विस्थापित कर देगा, यानी दोनों के मध्य क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान ही तो हो रहा है। सल्फेट 2 माइनस है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, बेरियम 2 प्लस है। ठीक है, तो ये क्या है? आयनों का आदान प्रदान ही तो हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, वह कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी होती है?
द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझ गए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। कौन सी अभिक्रिया? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक उदाहरण और ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखो, ये कैल्शियम और ये सोडियम, ठीक है, तो सोडियम Na प्लस और OH माइनस, कैल्शियम 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस। अब ये इसके साथ क्रिया कर लेगा और ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, सेम टू सेम आवेश वैसे जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर 2 माइनस आवेश है, यहाँ पर प्लस है, तो 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस, ये 2 प्लस आवेश कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दोनों के मध्य क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। दोनों के मध्य क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। वह कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कहने का मतलब समझ गए, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज हमने पढ़ ली है संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।